हेलो दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ प्लास्टिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग स्क्रू के बारे में। इंजेक्शन मोल्डिंग स्क्रू का क्या रोल है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में, और क्या होता है एलडी रेशियो। एलडी रेशियो अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, क्या होता है कंप्रेशन रेशियो, हेलिक्स एंगल क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये इंजेक्शन मोल्डिंग स्क्रू है और इंजेक्शन मोल्डिंग स्क्रू के बारे में मैंने बताया था कि एक हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जो बेसिकली इसका काम होता है इस मटेरियल को कन्वे करके आगे तक ले जाना। आज हम इसके बारे में डीपली इसके नोमेनक्लेचर, एलवाईडी रेशियो, कंप्रेशन रेशियो, हेलिक्स एंगल, इन सब टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं पहले इसके नोमेनक्लेचर के बारे में। नोमेनक्लेचर का क्या है, ये बेसिकली एक इंजेक्शन मोल्डिंग स्क्रू में 3 जोन होते हैं। सबसे पहले 3 जोन होते हैं, फीड जोन, कंप्रेशन जोन और मेटरिंग जोन। फीड जोन क्या होता है, फीड जोन स्क्रू का 50% पार्ट होता है। जहाँ से फ्लाइट स्टार्ट होता है वहाँ का 50%। पहले तो इसको 3 भाग में डिवाइड किया। फीड जोन यहाँ से लेके यहाँ तक ये फीड सेक्शन है, और यहाँ से फिर जहाँ से ये टैपर पार्ट है, जहाँ से ये ऐसे बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, ये कंप्रेशन पार्ट है। फिर यहाँ से फिर इक्वल हो गया, एक इक्वल डाया हो गया, ये हो गया आपका मेटरिंग पार्ट। तो किसी भी एक जनरल पर्पस स्क्रू है, जनरल पर्पस स्क्रू में 3 जोन होते हैं स्क्रू का, फीड जोन, कंप्रेशन जोन और मेटरिंग जोन। फीड जोन पूरे फ्लाइटेड लेंथ का 50% पार्ट होता है, बाकी 50% में कंप्रेशन जोन और मेटरिंग जोन होता है। फीड जोन के बीच का जो ये गैप है, जो जिसे हम रूट डाया कहते हैं, वो इक्वल रहेगा। मीटरिंग जोन का भी रूट डाया इक्वल रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, एक ही रहेगा। जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, जहाँ तक फीड जोन है वहाँ तक। सेम मीटरिंग जोन में भी वैसे ही होगा, जहाँ से मीटरिंग जोन स्टार्ट होता है, जहाँ मीटरिंग जोन एंड होता है, पूरे में रूट डाया हमेशा सेम रहेगा। अभी इसके नोमेनक्लेचर के बारे में देख लेते हैं। सैंक, सैंक क्या होता है, सैंक ये पार्ट को सैंक कहा जाता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को सैंक लेंथ बोलते हैं। सैंक लेंथ बोलते हैं। सैंक लेंथ का क्या काम है, ये हाइड्रो मोटर में असेंबली होता है। हाइड्रो मोटर में इसकी असेंबली होती है, ये असेंबल्ड रहता है हाइड्रो मोटर में, जो कि इसको रोटेट कराने का काम करती है। तो ये असेंबली के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आता है फ्लाइटेड लेंथ। अभी बताया मैंने फ्लाइटेड लेंथ। फ्लाइटेड लेंथ क्या होता है, जहाँ से फ्लाइट स्टार्ट होती है, स्क्रू का फ्लाइट यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ जाके एंड हुआ, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को फ्लाइटेड लेंथ बोलते हैं। फ्लाइटेड लेंथ। उसके बाद आता है ओडी, ओवरऑल डाया या नॉमिनल डाया। नॉमिनल डाया, आउटसाइड डाया, दोनों सेम है। स्क्रू के फ्लाइट का जो डाया है, किसी भी स्क्रू में जो फ्लाइट का डाया होता है वही उसका मैक्सिमम डाया होता है। तो फ्लाइट का जो डाया होता है, फ्लाइट कहाँ से है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फ्लाइट है। तो ये फ्लाइट की जो डाया है उसको बोलेंगे, फ्लाइट की जो डाया है उसको बोलेंगे नॉमिनल डाया। नॉमिनल डाया, ठीक है। तो नॉमिनल डाया हो गया, ये स्क्रू फ्लाइट के मैक्सिमम जो डाया है वो ही नॉमिनल डाया होता है, और फ्लाइटेड लेंथ क्लियर है। फिर आता है रूट डाया, अभी जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, रूट डाया। रूट डाया क्या होता है, ये रूट है किसी भी स्क्रू का, ये रूट है। जो फीड जोन का रूट अलग है, कंप्रेसर जोन का रूट अलग है, मीटरिंग जोन का रूट अलग है। तो रूट डाया मतलब रूट का जो डाया होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, वो रूट डाया हो गया। तो रूट डाया फीड जोन में अलग होगा, कंप्रेशन जोन में अलग होगा, और मीटरिंग जोन में अलग होगा। पिच, पिच क्या होता है, किसी भी स्क्रू के 2 फ्लाइट्स के बीच का डिस्टेंस,
दो फ्लाइट्स के बीच का डिस्टेंस को हम पिच कहते हैं। ठीक है, दो फ्लाइट्स के बीच के डिस्टेंस को पिच कहते हैं। पिच ज़्यादा होगा, अगर पिच ज़्यादा वैल्यू होगा तो मतलब स्क्रू में फ्लाइट्स कम होंगे, अगर पिच की वैल्यू कम है मतलब फ्लाइट्स ज़्यादा होंगे। फ्लाइट विड्थ क्या होता है? ये फ्लाइट्स है और फ्लाइट की जो यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई है वो फ्लाइट विड्थ कहलाता है। फ्लाइट विड्थ। ठीक है, उसके बाद आता है NRV, जो यहाँ से यहाँ तक फ्लाइटेड जो पार्ट है स्क्रू का मेन यही है। उसके बाद यहाँ जो ये पार्ट बच जाता है इधर, ये अपना NRV कहलाता है। फिलहाल यहाँ पे रिंग प्लंजर टाइप है, आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक रिंग, ये रिंग है, ये रिंग लगा है और यहाँ पे एक ग्रूविंग किया हुआ है, जो कि ये असेंबली पार्ट है, यहाँ से अलग से खुल जाता है, ये असेंबली पार्ट है इधर से। तो यहाँ असेंबली पार्ट यहाँ से लगता है, इसको NRV बोलते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व। इसके बारे में हम आगे बताएंगे डीपली क्या होता है यानी NRV और NRV के टाइप्स के बारे में। फिलहाल ये नोमेनक्लेचर है जिसमें कि सैंक क्लियर है, सैंक ये पार्ट होता है। उसके बाद फ्लाइटेड लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, टोटल फ्लाइट का डिस्टेंस फ्लाइटेड लेंथ होता है। नॉमिनल डाया होता है, फ्लाइट का जो डाया होता है उसको नॉमिनल डाया बोलते हैं। रूट डाया होता है जो ये रूट है नीचे जहाँ पे मेटेरियल आके गिरता है, रूट डाया होता है। फ्लाइट डेप्थ होता है जो फ्लाइट का डेप्थ होता है। फ्लाइट यहाँ है, यहाँ से जो यहाँ तक के रूट तक की दूरी, फ्लाइट के हाइट और रूट तक की दूरी को फ्लाइटेड डेप्थ बोलते हैं। तो फ्लाइटेड डेप्थ फीड का ज़्यादा होगा, मीटरिंग का धीरे धीरे रिड्यूस होगा और कंप्रेशन का रिड्यूस होगा और मीटरिंग में आके वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। और ये पिच है, पिच मतलब दो फ्लाइट के बीच के डिस्टेंस को पिच बोलते हैं। फ्लाइटेड विड्थ क्या होता है? फ्लाइट के बीच के जो फ्लाइट की जितनी चौड़ाई होगी वो फ्लाइटेड विड्थ हो जाएगा। NRV स्क्रू के टिप पे लगा होता है जो मटेरियल को प्रिवेंट करता है बैक फ्लो के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका नोमेनक्लेचर। इंजेक्शन मोल्डिंग स्क्रू को आर्किमेडियन स्क्रू भी कहा जाता है। बेसिकली ये बाईमेटेलिक मटेरियल से बना होता है और इसके ऊपर एक क्रोम प्लेटिंग किया जाता है। क्लियरेंस जो होता है, ये अक्सर ये पूछा जाता है क्वेश्चन इंटरव्यू में कि कितने क्लियरेंस होते हैं फ्लाइट और बैरल वॉल के बीच में, तो उसका आंसर है 0.1% ऑफ आउटसाइड डाया। इसका जो नॉमिनल डाया होता है, अभी जैसे मैंने बताया नॉमिनल डाया, और नॉमिनल डाया का 0.1% क्लियरेंस यहाँ पे रखा जाता है दोनों के बीच में। क्लियरेंस ज़्यादा बढ़ जाता है तो मटेरियल स्लीपेज होने लगते हैं, बर्निंग का इशू होता है PVC CPC मटेरियल में। जो 3 जोन मैंने बताया उसके बारे में थोड़ा डीप जान लेते हैं कि फीड जोन, कंप्रेशन जोन और मेटरिंग जोन का क्या काम है। यहाँ पे ये जो फीड जोन है, यहाँ पे जैसे ये फ्लाइट स्टार्ट होता है तो इस फ्लाइट स्टार्ट के बीच में एक ऐसा V शेप का बन जाता है जिसे हम फीड पॉकेट कहते हैं। फीड पॉकेट के पॉकेट में हम कोई सामान रखते हैं, वैसे ही ये सामान रखता है। क्या रखता है? यहाँ इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है हॉपर के फीड थ्रोट से। हॉपर थ्रोट से फीड थ्रोट में जाता है, फीड थ्रोट से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है फीड जोन, इसीलिए इसका नाम फीड जोन है। यहाँ पे मटेरियल जैसे ये मटेरियल लेता है, ये फिर मटेरियल को ये कन्वे करता है आगे की तरफ। चूँकि रूट जो डाया है, रूट डाया सबसे कम यहाँ का है, यानी चैनल डेप्थ सबसे ज़्यादा यहाँ का है। जो फ्लाइट डेप्थ की बात मैंने की थी, फ्लाइट डेप्थ सबसे ज़्यादा फीड जोन का होता है, इसीलिए मटेरियल सबसे यहाँ पे ज़्यादा टेक करता है। फिर ये धीरे धीरे मटेरियल को आगे कन्वे करता है कंप्रेशन जोन की तरफ। कंप्रेशन जोन के एंड तक फीड जोन के एंड तक पहुँचते यानी जैसे ही कंप्रेशन जोन के पास पहुँचता है तब तक ये मटेरियल को सॉफ्टन कर देता है, क्योंकि इसके बैरल के चारों तरफ जो हीटर लगे रहते हैं, सराउंडिंग में जो हीटर लगे रहते हैं, बैंड हीटर्स, उसके हीट के कांटेक्ट में आने लगते हैं और उसकी वजह से हीट की वजह से धीरे धीरे सॉफ्टन होने लगते हैं। मटेरियल यहाँ तक आते आते सॉफ्ट हो जाता है। फिर आता है कंप्रेशन जोन का काम। कंप्रेशन जोन क्या करता है? कंप्रेशन जोन यहाँ से फीड जोन से मटेरियल लेता है, क्योंकि कंप्रेशन जोन का एक सैलो
एंगल के रूप में टैपर्ड रहता है ये कंप्रेशन जोन, इसीलिए यहाँ पे मटेरियल को कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करने की वजह से यहाँ पे ज़्यादा सीयरिंग हीट भी डेवलप होता है, सबसे ज़्यादा सीयरिंग हीट डेवलप होता है। चूँकि स्क्रू रोटेट कर रहा है तो सीयरिंग हीट ही डेवलप होगा, ऊपर से बैंड हीटर का जो हीट है उसकी वजह से यहाँ पे 3 काम होते हैं। मेल्टिंग, मटेरियल का पहले मटेरियल यहाँ पे जाकर मेल्ट हो जाता है, फिर उस पंपिंग होता है। पंपिंग बोले तो मतलब मटेरियल को आगे की तरफ कन्वे करता है, और फिर मिक्सिंग। अगर कोई मास्टर बैचेज हम चला रहे हैं, किसी मटेरियल के साथ मिक्स करके चला रहे हैं, तो उसकी मिक्सिंग, प्रॉपर मिक्सिंग यहीं पे होती है। इसके बाद ये मीटरिंग जोन को दे देता है। मीटरिंग जोन का जैसे मैंने बताया, यहाँ पे जो फ्लाइट डेप्थ है वो यूनिफॉर्म होता है। फिर यहाँ पे ये जो लास्टली यहाँ मीटरिंग जोन के एंड तक जाते जाते ये पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है, और ये जो जितना इस रिक्वायर्ड मेल्ट टेम्परेचर होता है वहाँ ये गेन कर लेता है। फिर इसके बाद ये एनआरबी के थ्रू मटेरियल आगे जाके यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद जब नेक्स्ट शॉट के लिए रेडी हो जाता है, और फिर जो इंजेक्शन मोल्डिंग का साइकिल है वो कंप्लीट करने लगता है। तो ये टोटल स्क्रू का काम है। अब आते हैं इसमें, देखते हैं एलडी रेशियो क्या होता है। एलवाईडी रेशियो होता है फ्लाइटेड लेंथ और नॉमिनल डाया का रेशियो। फ्लाइटेड लेंथ जो मैंने बताया, जहाँ से फ्लाइट स्टार्ट होता है, जहाँ एंड होता है, फ्लाइटेड लेंथ होता है, उसका रेशियो होता है डिवाइडेड बाय नॉमिनल डाया। तो नॉमिनल डाया और इसका रेशियो को एलवाईडी रेशियो कहते हैं। एलवाईडी रेशियो बहुत डिपेंड करता है प्रोसेसिंग पे। अगर एलवाईडी रेशियो ज़्यादा होगा तो भी इफेक्ट करेगा, कम होगा तो भी इफेक्ट करेगा। कैसे इफेक्ट करेगा? सिंपल है, एलवाईडी रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लाइटेड लेंथ का। अगर फ्लाइटेड लेंथ ज़्यादा हो गया, एलवाईडी रेशियो ज़्यादा है मतलब फ्लाइटेड लेंथ ज़्यादा है, फ्लाइटेड लेंथ ज़्यादा है मतलब ये जो लेंथ है वो बढ़ जाएगा। अब ज़्यादा लेंथ बढ़ेगा तो अपना मटेरियल का जो बैरल रेसिडेंस टाइम होता है वो बढ़ जाएगा। बैरल में ज़्यादा देर तक मटेरियल रहेगा, जिसकी वजह से मेल्टिंग प्रॉपर हो जाएगा। ये बेटर है, मेल्टिंग प्रॉपर हो जाएगा, मिक्सिंग प्रॉपर हो जाएगा। बट जो हीट सेंसिटिव मटेरियल है वो इसमें आके डिग्रेड होने लगेंगे। इसीलिए पीवीसी के लिए इसीलिए एलवाईडी रेशियो पीवीसी मटेरियल के लिए 16:1 यूज़ किया जाता है। पी के लिए 25:1 यूज़ किया जाता है जो जनरल पर्पस का है, और थर्मोसेट मटेरियल के लिए 12.1 यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में। ये सारे क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं अक्सर। आते हैं अब नेक्स्ट टर्म कंप्रेशन रेशियो की तरफ। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? कंप्रेशन रेशियो अगर आप ये नोमेनक्लेचर समझे होंगे तो एकदम क्लियर होगा। कंप्रेशन रेशियो बेसिकली क्या होता है? फ्लाइट डेप्थ ऑफ फीड जोन डिवाइडेड बाय फ्लाइट डेप्थ ऑफ मीटरिंग जोन। यानी फ्लाइट डेप्थ बाय फ्लाइट डेप्थ ऑफ मीटरिंग ऑफ फीड। ठीक है, फ्लाइट डेप्थ ऑफ फीड डिवाइडेड बाय फ्लाइट डेप्थ ऑफ मीटरिंग। इसका फ्लाइट डेप्थ ज़्यादा होता है फीड का, और मीटरिंग का कम होता है। उसी के अकॉर्डिंग ये कंप्रेशन रेशियो होता है। किसी भी स्क्रू का कंप्रेशन रेशियो जितना ज़्यादा होगा, मेटेरियल उतना ज़्यादा कंप्रेस होगा और उतना ज़्यादा मिक्सिंग होगा। जनरली कंप्रेशन रेशियो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। पी के लिए 2.5:1 होता है, पीवीसी के लिए 2:1 होता है, थर्मोसेट के लिए 1:1 होता है, नायलॉन के लिए 3:1 होता है। ये सब याद रखने की चीज़ है। लेकिन कंप्रेशन रेशियो बेसिक जो मैंने बताया, फ्लाइट डेप्थ ऑफ फीड डिवाइडेड बाय फ्लाइट डेप्थ ऑफ मीटरिंग सेक्शन। अब आते हैं हेलिक्स एंगल के बारे में जानते हैं। देखिए, हेलिक्स एंगल बेसिकली फ्लाइट और एक परपेंडिकुलर जब इसके ऊपर ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर और इस हेलिक्स इस फ्लाइट के बीच के जो एंगल बनेगा उसको हम हेलिक्स एंगल कहते हैं। इसको बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए ये कैलकुलेट करते हैं आर्क टेंजेंट ऑफ लीड डिवाइडेड बाय पाई इंटू डी। डी क्या होता है? डी होता है नॉमिनल डाया, जो बताया है मैंने।
ये आर्क टेंजेंट कैसे निकालेंगे? आर्क टेंजेंट ये जितना आर्क बनाएगा, इन दोनों के बीच में जो आर्क बनेगा वो आर्क यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद ये निकाल लेंगे हेलिक्स एंगल। इसका वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू है 17.8 डिग्री। इसको याद रखना है क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है इंटरव्यू में कि हेलिक्स एंगल का कितना एंगल होता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि एनआरबी क्या होता है, एनआरबी का कितने टाइप्स के होते हैं, क्या वो इसका वर्क है, फिर स्क्रू कितने टाइप का होता है, स्क्रू अलग अलग टाइप का उसका क्या काम है, स्क्रू की वजह से क्या प्रोसेस में प्रॉब्लम होता है। ये सारे चीज़ हम आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।